बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक-ए-इंसाफ़ की अंदरूनी सियासत पर बात करते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए एक के बाद एक बहरान सामने आ रहा है। जैसे इससे पहली जो वीडियो मैंने की उसमें जिसमें टॉप न्यूज़ स्टोरीज ऑफ द डे आपके साथ शेयर की थी, उसमें पहली स्टोरी आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से की थी और उस पर तफसील से बात की थी। अब हम पार्टी के अंदरूनी मामलात पे बात करते हैं। बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हैं। फ़रोग नसीम साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने अदील वड़ाई साहब को दिया है। नदीम अफजल चंद साहब का एक इंटरव्यू सामने आया है जो कि उन्होंने ईसा नकवी साहब को दिया है। उसके अलावा एक समर अब्बास साहब ने जहांगीर तरीन साहब के हवाले से खबर ब्रेक की है। फ़हीम अख्तर साहब ने कुछ चीज़ें बयान की। इन सारी चीज़ों को मिला के और पीटीआई की अंदरूनी सियासत और मामलात पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि ज़्यादा उस वक्त गड़बड़ हुए जब फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू सामने आया। उस इंटरव्यू के बाद फिर काबीना में जो कुछ हुआ, काबीना में फिर जो फैसल वाडर साहब ने किया, फैसल वाडर साहब ने फिर मीडिया पे भी आके बात की और उन्होंने उनको इंडोर्स किया फवाद चौधरी साहब को। उसके बाद फिर खबर आई कि असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के पास गए और उनको कहा कि आप फवाद चौधरी से इस्तीफ़ा लें। गो के वो दोनों इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन वही मसला जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी शदीद ग्रुपिंग है। अब एक ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि बिल्कुल इन्होंने कहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब ने जब ये सारी बातें की, इंटरव्यू दिया, उसके बाद उसी शाम टीवी चैनल्स पर बैठ के और कुछ लोगों ने तो सख्त तनकीद की फवाद चौधरी साहब पर और कुछ ने फैसल वाडर के ख़िलाफ़ भी बातें की कि वो बस कुछ लोग हीरो बनने के लिए ख़बरें लीक करते हैं और गलत ख़बरें चलवाते हैं और गलत ख़बरें होती हैं और ये होता है और वो होता है और इस तरह की बात आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। वो उनको झूठा कह रहे हैं, वो उसको झूठा कह रहे हैं। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक वज़ीर रहूँगा जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे और मैं किसी की ख्वाहिश पर, किसी के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। जब प्राइम मिनिस्टर कहेंगे तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। फिर मैंने जैसा आपको बताया कि इसी दौरान आपको पता है कि नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से भी खबरें चलवाई गई कि नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही आपको पता है कि फ़रोग नसीम साहब के हवाले से खबरें चलती रहीं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे बहुत नाराज़ हैं, बहुत गुस्से में हैं और वो नाकाम हो गए फाइज़ साहब के केस में हुकूमत का दिफा करने में और ये सारी बातें हुई। तो जब नदीम अफजल चंद साहब का इंटरव्यू किया ईसा नकवी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी ये अंदरूनी लड़ाइयाँ होती हैं और फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू था वो सारी सियासी गुफ्तगू थी। बहरहाल उन्होंने सियासी बातें करनी थी और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मेहरबान दोस्त हैं, ये अपने इस्तीफ़े की खबरों के हवाले से कहा, लेकिन उन्होंने चौधरी शुजात साहब वाली बात की कि जो है वो मिट्टी पाओ। एक और बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की नदीम अफजल चंद साहब ने, उन्होंने कहा कि जब ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस का फैसला हुआ उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि हमारे पास 4 माह हैं, 4 माह बाद जो है वो हालात मुश्किल होना शुरू हो जाएंगे। और फवाद चौधरी साहब ने 6 माह कहा कि 6 माह बाद हालात हमारे हाथ से निकलना जो है वो शुरू हो जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा बकौल नदीम अफजल चंद साहब के कि माफियाज़ हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं। उसके बाद ये भी कहा नदीम अफजल चंद साहब ने कि इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई जो है वो उसको हमें कंट्रोल करना है और मसनूई जो बहरान है चीज़ों के उसको हमने देखना है। और साथ ही जो है सूबाई हुकूमतों में जहाँ पर बात हुई तो वहाँ पे मैं पिछली वीडियो में भी बात कर चुका हूँ कि पंजाब में सबसे ज़्यादा हमें नज़र आता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी एक्टिव नहीं है। अब आप देखेंगे कि जब पेट्रोल 116 रुपये का था, 114 रुपये का था और वहाँ से 70 रुपये तक आया तो हमने नहीं देखा कि किसी चीज़ की कीमतों में वाज़ेह तौर पर कमी हुई हो। लेकिन अब दोबारा जब पेट्रोल 100 पर गया है तो वो ही कीमतें जो उस वक्त थी जब पेट्रोल 114-116 रुपये पे था, अब जब 100 पे गया है, 70 पे आके 100 पे गया है, तो अब आप देखेंगे कि कई जो है कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाएंगी और आपको कहीं पे भी इंतज़ामिया नज़र नहीं आएगी। और उसकी एक वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि पंजाब में भी यही लड़ाई है। जो मिनिस्टर जिनके अंदर कैपेसिटी है, जो काम कर सकते हैं, जिनके पास मुख्तलिफ महकमे हैं, जो मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो इसलिए काम नहीं करते। वो कहते हैं काम हम करेंगे, बेहतरी आएगी तो इसका क्रेडिट उस्मान बुज़दार को जाएगा, हमें इससे क्या लेना देना। उनको ये एहसास होना चाहिए। और मैंने जब पिछली वीडियो में बात की तो मुझे पंजाब की एक और शख्सियत से बात हो रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है पंजाब की। उन्होंने मुझे कहा कि जो हैं असलम इकबाल साहब, इनको ये अगर वो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपके मुताबिक ये बात मान ली जाए तो असलम इकबाल साहब हो, कोई भी हो, जब वो अच्छा काम करते हैं तो डायरेक्ट इमरान खान अप्रिशिएट करते हैं और इमरान खान जिसका भी क्रेडिट होता है वो ड्यू नहीं रखते। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता कि कोई वो उस तरह से कोई पंजाब में प्रेस कंट्रोल कमेटी कहीं पर एक्टिव हो या कोई माफियाज के ख़िलाफ़ जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आती। सबसे आम चीज़ें हैं ना, आप देख लें, मास्क देख लें उनका रेट क्या है, सैनिटाइज़र देख लें, जो 1 नंबर सैनिटाइज़र उसका रेट क्या है, बाकी आप देख लें ऊपर से लेकर नीचे तक माफियाज़ का राज है। और आपको नज़र आ गया है कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम के हवाले से जो माफिया था उसके सामने सरेंडर किया और एकदम
26 तारीख को जो है वो 30 रुपये पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ा दी गई। इसके बाद कहते हैं नदीम बलूचान साहब कि सिविल मिलिट्री तल्लुकात जो हैं वो आइडियल हैं और कोई किसी भी तरह का इख्तिलाफ नहीं है। अब हम आते हैं फ़रोग नसीम साहब ने जो दिल बड़ाई साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें फ़रोग नसीम साहब कहते हैं कि जब फैसला आया तो 3 लोग PTI के और वफाकी वज़रा, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कहा कि केस तो हम हार गए हैं, ये हो गया वो हो गया, और उन्होंने मिसगाइड किया प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने कहा कि मुझे जो है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हमारे खिलाफ ऐसी चीज़ आ गई है कि हमें तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी और हम बिल्कुल हार गए हैं केस। उन्होंने कहा शहजाद अकबर ने मुझे कहा कि हमें जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग देनी चाहिए। मैंने कहा जाना मुनासिब नहीं है मेरा, मैं क्योंकि वजारत छोड़ चुका हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा। और मुझे उन्होंने कहा शहजाद अकबर साहब ने कि कहीं ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर को गलत ब्रीफिंग दी जाए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाना चाहता था। फिर शहजाद अकबर साहब ने कॉल की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फ़रोग नसीम को लेकर आएँ, तो तब मैं उनके साथ गया और वही हुआ। हम जब जाकर मिले प्राइम मिनिस्टर को तो उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी बताया गया कि हम तो केस हार गए। जब हमने प्राइम मिनिस्टर को बताया तो उन्होंने कहा ये तो हम केस जीत गए हैं और ये सारी चीज़ें। मैंने आपको ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि PTI में कई लोग जो हैं वो ये खबरें चलवा रहे थे फ़रोग नसीम साहब के हवाले से कि हुकूमत केस हार गई है। तो ये सारी बातें बताने का मकसद है ग्रुपिंग का आपको बता रहा हूँ कि किस तरह की सूरत हाल है इनकी आपस में। और ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फ़रोग नसीम साहब को मैंने फ़हीम अख्तर साहब के साथ एक वीडियो की है जो मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर किया है, जिसमें मैंने तफसील के साथ बात की है फ़रोग नसीम साहब के हवाले से कि मैं उनको 10 में से 10 नंबर दूंगा। बहुत मुश्किल केस था। अगर फ़ाइज़ ईसा साहब को घर भेजा जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहले जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के जिनको सदारती आर्डिनेंस, सदारती रेफरेंस के बाद घर भेजा जाएगा। इतना बड़ा ये मामला है, वरना सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ उस तरह से चीज़ें नहीं होती। और अगर कुछ हो तो हाई कोर्ट के जजेस का ज़्यादा हुआ है कि वो इस्तीफ़ा देकर चले जाते हैं। और इस केस में प्रोसीजरल कमज़ोरियाँ भी थी, गलतियाँ भी थी, और प्रोसीजरल गलतियों और कमज़ोरियों की हद तक ये कमज़ोर केस था। वरना जो इसमें वो था सबूत हैं वो काफ़ी ठोस हैं। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि फ़रोग नसीम साहब की हिकमत अमली ज़बरदस्त थी पहले 3 दिन जो भी मामला थे उनके। और अब हम आते हैं इससे अगली खबर पर, और वो है जहांगीर तरीन साहब का मामला। जहांगीर तरीन साहब का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। समर अब्बास साहब जो हम TV पे प्रोग्राम करते हैं, उनका भी इंटरव्यू किया है नकवी साहब ने। वो ये बताते हैं कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि उन पर अब बनी गाला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के दरवाजे बंद होंगे। और ये तो मेरे ख्याल है पहले भी एक तरह से चीज़ें नज़र आ रही थी कि इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है जो सारी चीज़ें की वो नज़र यही आ रहा था कि अब जहांगीर तरीन साहब की PTI में कोई जगह नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे एतमाद को उन्होंने ठेस पहुंचाया और जहांगीर तरीन के कहने पर मैंने फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर जो है वो महबूब सुल्तान साहब को लगाया। उन्होंने कहा था वो सारे मामला देखेंगे, लेकिन जिस तरह से चीनी की कीमतें ऊपर गई, जिस तरह से गंदम का क्राइसिस आया, आटे का क्राइसिस आया, इस सारे से प्राइम मिनिस्टर समझते हैं कि उनके एतमाद को धचका लगा है, उनको अफसोस हुआ है, जहांगीर तरीन ने उनको मिसगाइड किया है, प्राइम मिनिस्टर ये समझते हैं। और जबकि जहांगीर तरीन साहब ये समझते हैं कि आज़म खान ने और जो जहांगीर तरीन का एंटी ग्रुप है उसने किरदार अदा करके प्राइम मिनिस्टर को मिसगाइड किया और मिसगाइड करके और ये सारी चीज़ करवाई। और वो ये भी समझते हैं जहांगीर तरीन साहब कि ये जो पूरी एक इंक्वायरी की गई चीनी के हवाले से शुगर मिल्स के ख़िलाफ़, उसमें उनकी शुगर मिल्स के मामलात इतने कोई गड़बड़ नहीं थे। जो ये तासुर दिया गया कि सबसे ज़्यादा करप्शन और लूटमार और दोनों भी जहांगीर तरीन की मिल्स ने किया है, वो ये समझते हैं कि बहुत सारी शुगर मिल्स जो शरीफ ख़ानदान की हैं और लोगों की हैं, उन पे फोकस करने के बजाय जो एंटी जहांगीर तरीन ग्रुप है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से खबरें लीक की और तासुर ये दिया कि ये सारा कुछ जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हो रहा है। अब समर अब्बास साहब ये कहते हैं कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ख़िलाफ़ हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि जहांगीर तरीन, और इस सारी सूरत हाल में ये भी देख लें कि राजा रियाज के बयान देख लें, आप ख्वाजा शराज के बयान देख लें, और ये सारी चीज़ें आप देख लें, तो ये भी इसमें है कि अगर जहांगीर तरीन ये फैसला करते हैं कि उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जाना है, यानी उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना है, तो उनके पास कम से कम 8 से 10 MNA ज़रूर हैं कि जिनको वो अलग कर सकते हैं और इमरान खान को टफ़ टाइम दे सकते हैं। लेकिन अभी इस हवाले से कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, और वो ये है कि जहांगीर तरीन के हवाले से ये खबरें चली थी कि वो नून लीग से, वो जाके नून लीग से मिल रहे हैं, नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, ये बिल्कुल इसको जहन नहीं मानता, इस चीज़ को बिल्कुल जहन नहीं मानता कि वो इस तरह का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये बात दुरुस्त है कि जहांगीर तरीन जो हैं उनके पास MNAs हैं, उनके पास MPs भी हैं, और अगर वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जाते हैं तो बिल्कुल इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो हो सकती हैं। लेकिन अभी तक जहांगीर तरीन यही कहते हैं
कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आखिरी शख्स होंगे और वो कोई इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि जिस पार्टी को मैं जहाँ तक लाया, जिसके लिए मैंने किरदार अदा किया, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया, तो ठीक है, गलत फहमियाँ हैं, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन मैं इमरान खान की पीठ में छुरा नहीं घोंपूंगा। ये उनका कुछ दिन पहले तक का मौक़िफ़ था। अब कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि शहजाद अकबर साहब को जो कोर कमेटी का मेंबर बनाया गया है, तो इसके हवाले से भी यही है कि ये जहांगीर तरीन साहब को एक क्लियर मैसेज था कि उनके खिलाफ सारी तहकीकात कराने वाला और जिसके सबूत ये सारी चीज़ें थी, उसको इमरान खान साहब ने कोर कमेटी का मेंबर बनाया है। एक तरफ जहांगीर तरीन पर दरवाजे बंद, तो दूसरी तरफ शहजाद अकबर साहब को कोर कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि अंदरूनी हालात पीटीआई के क्या हो रहे हैं, ग्रुपिंग और लड़ाइयाँ और सारी चीज़ें। लेकिन इस सब के बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उनको ये लगता है कि सत्तें खैर हैं, उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है, अपोजिशन कुछ नहीं उनका कर सकती, पार्टी में कोई मामला नहीं है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि मुकम्मल चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत वाला फैसला हुआ है, इसने इमरान खान की पॉपुलैरिटी को, इमरान खान की हुकूमत को, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल में किसी चीज़ ने इतना बड़ा धचका नहीं दिया जितना इस एक चीज़ ने इमरान खान साहब की हुकूमत को धचका दिया। देखते हैं कि इस चीज़ को इमरान खान साहब कैसे डील करते हैं और ये जो पार्टी के मामलात हैं इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।